Hello students, today we start the last topic of the chapter challenges of national building and today's topic is reorganization of states. हमने अभी तक देखा कि किस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल किया गया। अब प्रिंसली स्टेट्स के बाद हमारे सामने एक और समस्या थी कि किस तरीके से जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज़ को डिसाइड किया जाए। तो उसको डिसाइड करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ों को अपनाया, वो कौन कौन से मेथड्स अपनाए, जिसके बाद हमने स्टेट्स को बनाया। तो हमने देखा कि जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के बाद हमने देखा कि प्रिंसली स्टेट्स हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी और प्रिंसली स्टेट्स का जो बाउंड्री डिसाइडेड होती थी वो कैसे होती थी, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न से डिसाइडेड होती थी कि मतलब जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा वहाँ तक उस प्रिंसली स्टेट को बना दिया गया, या फिर जो वहाँ पर जो किंग था या जो वहाँ का हेड था उसने जहाँ तक भी उस एरिया को जीता हुआ है तो उसकी बाउंड्रीज़ वहाँ तक डिसाइडेड हो जाती थी। लेकिन अब इस तरीके से हम मतलब ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर टेरिटरीज़ को डिसाइड किया गया था, लेकिन आफ्टर पार्टीशन या आफ्टर इंडिपेंडेंस तो अब स्टेट्स को इस तरीके से नहीं बनाया जा सकता था। तो शुरू से ही कांग्रेस ने ये डिमांड रखी थी कि जो स्टेट्स को ऑर्गेनाइज़ करा जाएगा वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद और पार्टीशन के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गईं और जो हमारे लीडर्स थे उनकी जो सोच थी वो भी बदली। उन्हें लगा कि जिस तरीके से हमारी कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गई है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो दोबारा से हमारी कंट्री डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने इस मैटर को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया। मतलब इस जो वो बात ये जो सोच रहे थे कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो उन्होंने इस मैटर को पोस्टपोन कर दिया। लेकिन दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडर्स वर चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। लेकिन जो हमारे लीडर्स थे उनकी इस बात को जो लोकल पीपल्स थे उन्होंने चैलेंज करा। और सबसे पहले एक प्रोटेस्ट कहाँ पर स्टार्ट हुआ, तेलुगु स्पीकिंग एरिया में, जो मद्रास प्रोविंस के नाम से उस समय जाना जाता था, जिसमें कौन कौन से एरिया आते थे, तमिलनाडु, सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। और इसे विशाल आंध्र मूवमेंट के नाम से जानते हैं। विशाल आंध्र मूवमेंट मतलब कि मूवमेंट फॉर ए सेपरेट आंध्र वॉज कॉल्ड, मतलब आंध्र प्रदेश के मतलब आंध्रा लैंग्वेज के लिए एक अलग आंध्र प्रदेश की मांग की जाने लगी थी और ये लोग मद्रास प्रोविंसेस से अलग होना चाहते थे और एक आंध्र प्रोविंस बनाना चाहते थे। तो इस तरीके की डिमांड हमें देखने को मिलने लगी। अभी जो मूवमेंट था इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और बहुत ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। तो एक लीडर थे पोटी श्रीरामुलु, जो जिन्होंने एक अनडेफिनेट फास्ट पर ये चले गए और 56 डेज़ के बाद इनकी डेथ हो गई। अब जैसे ही जो इनकी डेथ हुई तो उसने किस चीज़ में ये जो मूवमेंट चल रहा था ये कन्वर्ट हो गया, एक वायलेंस में कन्वर्ट हो गया और पीपल इन लार्ज नंबर्स टुक टू द स्ट्रीट। और मतलब बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए। मैनी वर इंजर्ड और लॉस देयर लाइव्स इन पुलिस फायर, मतलब बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे लोग मारे गए पुलिस की फायरिंग में। इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर्स रिज़ाइन देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट, बहुत सारे लोगों ने जो लेजिस्लेटर के काम से जुड़े हुए थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। Finally, the Prime Minister announced the formation of separate Andhra State in December 1952। और आखिर में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिसंबर 1952 में आकर एक आंध्र स्टेट के लिए हाँ भर दी। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ, अभी जो स्ट्रगल थी ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स की जो स्ट्रगल थी वो और पार्ट्स में भी हमें देखने को मिलने लगी। और इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1952 में अपॉइंट करा और उनसे ये कहा गया कि द क्वेश्चन ऑफ रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स, कि अब ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसका क्या काम है कि आप हमें स्टेट्स की जो बाउंड्रीज़ को डिसाइड करना है, आप उसके बारे में बताइए। तो कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसका बेस रखा लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि स्टेट्स का जो रिकंस्ट्रक्शन होगा वो लैंग्वेज के बेसिस पे होगा और इस तरीके से उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में रखी और
इस तरीके से 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ को उस समय बनाया गया था। अब 90 वो मतलब जो 14 स्टेट्स उस समय बनाए गए थे वो लैंग्वेजेस के बेसिस पर बनाए गए थे और लैंग्वेज को ही उसका मेन वो रखा गया था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि ये जो हमने लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट को कंस्ट्रक्ट किया है, तो कहीं ये ना हो कि ये आने वाले टाइम में हमारी जो कंट्री की इंटीग्रिटी है उसके लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो लैंग्वेजेस के बेसिस पर जो हमारी कंट्री को या हमारे स्टेट्स को बनाया गया था उसने हमारी मतलब कंट्री की इंटीग्रिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमारी जो कंट्री थी, जो हमारी नेशनल यूनिटी थी, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को हमारी कंट्री में केवल नाम के लिए नहीं अपनाया गया, बल्कि डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकली भी हमने शुरू से ही करके देखा है। तो इस तरीके से स्टेट्स का कंस्ट्रक्शन हुआ और उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स भी बनाए गए। जैसे 1960s में आकर महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ। उसके बाद पंजाब में 2 ग्रुप हमें देखने को मिलते थे, हिंदी और पंजाबी। और पंजाब का हमेशा यही डिमांड थी कि एक सेपरेट पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाया गया है। लेकिन 10 साल बाद उसकी डिमांड को माना गया। 1966 में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पंजाब से अलग हुए। 1972 में मेघालय असम से अलग होकर बना। मणिपुर और त्रिपुरा हमारे सामने स्टेट के रूप में आए। वहीं अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम 1987 में आए। नागालैंड 1963 में बना। और उसके बाद 2000 में 3 स्टेट्स हमने देखे कौन कौन से जो बने थे, वो झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तरांचल बने। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स मतलब अपने लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें से विदर्भ महाराष्ट्र का है एंड हरित प्रदेश जो वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश का है। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में भी इस तरीके की डिमांड्स हैं। तो आज हम लोग अपना चैप्टर जो हमने चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग था वो आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। और आज इस चैप्टर से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको सब बताई कि किस तरीके से हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी आफ्टर इंडिपेंडेंस, कैसे उसको दूर करने की कोशिश करी। उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स की क्या क्या प्रॉब्लम हमारे सामने रही, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया गया। उसके बाद किस तरीके से स्टेट्स को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया, मतलब उनकी बाउंड्रीज़ को डिसाइड किया गया। और इतना सब होने के बाद भी आज हमारी कंट्री यूनाइटेड है और मतलब बहुत सक्सेसफुली हमारे यहाँ डेमोक्रेसी वर्क कर रही है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।